बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की गई। जेपी नड्डा ने बागेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की विशेषता है कि जब चुनावी सभा में आते हैं तो मंच से कहते हैं कि देश प्रदेश के विकास के लिए ये हमने किया है और ये हम करेंगे। जेपी नड्डा बोले कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद की पार्टियां बन चुकी है, जिनकी परिवार ही पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पूरी पार्टी ही परिवार है। मैं दावा करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, ये भी अब परिवार की पार्टी हो चुकी है, भाई बहन की पार्टी हो गई है और कोई इसमें नहीं है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर पहुंचे, जहां चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया और ऐसे में आम जन के हित में 5 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उत्तराखंड में, किस तरह की योजनाएं यहां पर चलाई गई आम जन के हित के लिए, उसको भी यहां बखान किया गया है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे चाहे रोजगार हो, बेरोजगारी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तराखंड में फिलहाल पलायन का है, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया। मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने इस बागेश्वर स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान, पुण्य भूमि, इस पुण्य भूमि पर आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे आज ऐतिहासिक मंदिर बाबा बागनाथ टेम्पल, उसको भी, मंदिर को भी दर्शन करने का और वहां जाने का सौभाग्य मिला, पूजा अर्चना करने का भी सौभाग्य मिला। और मैं धन्य इसलिए हुआ कि मुझे आज सरयू और गोमती के मिलन स्थान पर उसका भी दर्शन करने का मौका मिला और इसके साथ इस स्थान पर आने का मौका मिला। हम इस पुण्य भूमि को नमन करते हैं, इस वीर भूमि को नमन करते हैं। और यहां आऊं और ब्रह्मदत्त जी पांडे जी को याद ना करूं, बद्रीनाथ पांडे जी को याद ना करूं, जिन्होंने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और वो आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बनकर के सामने आया। इसके ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूं। आज रामदत्त जोशी जी को, मोहन सिंह मेहता जी को और हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और कालू महाराज जी को, जिन्होंने क्रांतिवीर सेना के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे वीर सपूतों को आज जब मैं बागेश्वर में आया हूं इस पवित्र धरती पर, तो मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। आज ये चुनाव का समय है, जब मैं उत्तराखंड में आऊं जहां हर घर से सैनिक है, जिस उत्तराखंड को बहुतायत में महावीर चक्र, अशोक चक्र मिलने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसे वीर सपूतों को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश के सरहद को संभाले रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और देश की रक्षा की है। ऐसे महान सपूतों को भी हम याद करते हैं। आज मैं इस चुनावी सभा में आया तो मुझसे पहले बिष्ट जी बोल रहे थे, चंदन दास जी बोल बैठे थे, तो मैंने पूछा कि चंदन दास जी ने क्या बोला, तो पता लगा कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। फिर मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रिज को आप क्रॉस करके आए तो उसका भी आपने एक तरीके से उद्घाटन ही कर दिया है, पर वो भी हमारे ही समय में बना है। उसी तरीके से उन्होंने मंदिर के भी परिसर के विकास के लिए जो काम किया उसकी भी चर्चा की। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है
कि चुनावी सभा में जब हम आते हैं तो हम ही एक पार्टी है और हमारे ही नेता हैं जो मंच पर दम से कह सकते हैं कि ये हमने किया है और ये हम करेंगे, ये हम कह सकते हैं। बाकी सब पार्टियां आजकल चुनाव में इधर उधर की बात करती हैं, किसकी कितनी जाति है, किसकी कितने इलाके में वोट है, कौन पहाड़ का है, कौन मैदान का है, कौन ऊंचे पहाड़ का है, कौन छोटे पहाड़ का है। यानी व्यक्ति और गांव को बांटने का काम बाकी लोग करते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहूंगा कि गांव गांव में जाओ तो वोटर को बोलो कि आपको वोट देने का एक ही अधिकार है और उस अधिकार में एक ही आधार है। अधिकार आपका है, आधार ये है कि आज कोई पार्टी, आज कोई नेता कुछ ये कहे कि मैं ये करूंगा, तो उसको हमेशा इस बात पर तौलना कि उसने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको आधार बना करके चलना। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि ये हमारी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाती है जनता के बीच में और बोलती है तुमने 5 साल पहले हमको भेजा था, अब ये लो हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये लो हमारा काम, और फिर हमारे को आप रिन्यू करो हमारा कार्ड और अगले 5 साल के लिए भी हमें तैयार करो, आशीर्वाद दो। इस बात को हम लेकर के जाते हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर से एक बार फिर बीजेपी हुंकार भरती हुई नजर आई। इसमें तमाम मुद्दों को तो उठाया गया, इसके साथ ही अपने वोट बैंक को भी मजबूत बीजेपी करती हुई नजर आई है। चलिए अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी का, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को कई गारंटी दी है। एक बार प्रदेश की जनता ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार को मौका दे तो प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त दी जाएगी। इस दौरान केजरीवाल ने स्वास्थ्य, सड़कें और रोजगार, बिजली से संबंधित अपना घोषणा पत्र का सारांश भी रखा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना और 24 घंटे उत्तराखंड में बिजली उपलब्ध कराना भी आम आदमी पार्टी का प्रमुख एजेंडा रहेगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि 21 सालों में प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन प्रदेश में एक स्कूल, अस्पताल और कॉलेज तक नहीं बना। किसी का पैसा स्विस बैंक में जमा है तो किसी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बना ली, लेकिन उत्तराखंड के विकास का काम आज तक नहीं किया गया। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और सड़कों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर लोग गांव-गांव के अंदर, ये सड़क 10 दिन पहले बनी जी और आज टूट गई। क्यों टूट गई? उस ठेकेदार ने कौन से मंत्री को पैसे दिए, किस एमएलए को पैसे दिए, किस अफसर को पैसे दिए? सड़कें बनती है, टूट क्यों जाती है? ये बंद करेंगे, सड़कें बनवाएंगे भी और सड़कों की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। हमने गारंटी दी थी तीर्थ यात्रा की, हर उत्तराखंड वासी को अयोध्या जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है जिसके तहत बहुत सारे लोग, अभी तक लगभग 40,000 लोग अलग अलग स्थानों के तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। जब वो वापस लौटते हैं उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए, इतने खुश होते हैं। हमने कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन रिटायर्ड सैनिकों को 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कभी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई कहीं नौकरी ढूंढ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार पाल हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। और राजकुमार, आज यहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम मुद्दों को यहां पर गिनाया गया और इसके साथ ही कहा जो मैनिफेस्टो यहां पर अब कर्नल अजय कोठियाल अभी हाल फिलहाल में यहां पर जारी करेंगे उसमें तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। तो अब ऐसे में उत्तराखंड की जनता का किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या रुख देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के हित में?
बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के अंदर 20 सालों में कभी कांग्रेस की और कभी भाजपा की सरकारें रही हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड के अंदर चुनाव जी। लड़ने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड के अंदर जनता में एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल जी आज पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता की है, कई गारंटी योजनाओं को भी उन्होंने यहाँ पर गिनवाया है और कई योजनाओं को लागू करने के लिए भी उन्होंने बात कही है। कहीं न कहीं देखने वाली बात ये होगी कि केजरीवाल जी जब भी आते हैं कहीं कोई ना कोई गारंटी योजना को भी लागू करके यहाँ पर जाते हैं और योजनाओं को भी यहाँ पर बताते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिल सके। अभी देखना होगा कि 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात यह होगी कि कितना असर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। वहीं कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वोटरों को लुभाने के लिए केजरीवाल नई से नई गारंटी यहाँ पर योजनाएं लागू करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो भी देख रहे हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा। जी रितु। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सक्रियता राजकुमार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोकप्रियता भी अपनी यहां पर कायम करती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, तो क्या ये माना जाए कि जो 2022 विधानसभा चुनाव है ये अब द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखने वाली बात ये है कि अभी तक सिर्फ 2 ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और कहीं न कहीं लोगों में लोकप्रियता भी है। कर्नल अजय कोठियाल के रहते हुए जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनकी एक लोकप्रियता है उत्तराखंड के अंदर। कहीं न कहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उनको लेकर यहाँ पर राजनीति गरमाई हुई है। तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर पार्टी को देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जो वोटर हैं वो भी समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में क्या कुछ नया लेकर आती है, उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग उत्सुकता से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे विकल्प के रूप में त्रिकोणीय समीकरण हर विधानसभा में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी बिल्कुल, अब मैदान आम में आदमी और पार्टी किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन सामने आते हैं, क्या रणनीति बनती है, वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं चौबट्टाखाल विधानसभा का, जहां बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र पिनानी, गढ़गांव, तल्ला, तिमलखाल, उकाल और पांग में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में खुद डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया और वोट भी मांगे। वहीं उन्होंने अपनी और सरकार के कई ऐतिहासिक कार्य ग्रामीणों के सामने रखे हैं और बताया कि आगे भी कमल का बटन दबाने से उनकी सरकार उन कार्यों को पूरा करेगी जो कार्य इन 5 सालों में कोरोना के चलते नहीं हो पाए। समस्या बहुत है, हमारे बच्चों की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों की देखो क्या दुर्दशा है, पुल नहीं है, बरसात में गाड़ जाती है तो बाग है, दूधा है और लग जाती है। हमारे यहाँ बच्चों की कैसे जाएंगे स्कूल? नहीं, यहाँ जो समस्याएं हैं उसका निराकरण तो चुनाव के बाद ही होगा। आचार संहिता लगी है, अभी कोई हम वायदा नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ निश्चित रूप में हमारी सरकार ने यहाँ टैबलेट दी हैं बच्चों को, 12-12 हज़ार उनके खाते में गए हैं। 9, 10, 11वीं, 12वीं और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं तो उनको पढ़ने का लाभ मिलेगा, ऑफलाइन वो पढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ जो है हमारे सरकार ने उज्ज्वला योजना जी के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन दिया है और किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है 8,000 की राशि अब मिल रही है। तो ये बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं और आगे भी करेंगे। आपने जो यहाँ पुल की बात कही है, सड़कों की बात की, डामरीकरण की बात की है, वो काम भी चुनाव के बाद देखे जाएंगे। वहीं मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मसूरी पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस भवन में सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके द्वारा केंद्रीय रक्षा और गृह राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है और उनके द्वारा खुद बॉर्डर का निरीक्षण भी किया गया और वो सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार में चीन और पाकिस्तान भारत की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मसूरी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन वर्तमान में हालत बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने सरकार पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मसूरी गड्डी खाने
में 4 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण का काम किया गया है, जिसमें 40 लाख रुपए भी नहीं लगे। बाकी का पैसा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जेब में चला गया। ये तो एक है, ऐसे कई घोटाले और सामने जरूर आएंगे। हम लोग इतने सालों से उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि ये जुमलेबाज की 5 साल की सरकार है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और मोदी जी और शाह उत्तराखंड का सम्मान नहीं करते, उत्तराखंड की जनता का सम्मान नहीं करते। सबसे जो कमजोर विधायक होता है उसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसे वो रिमोट कंट्रोल से वो चला सके। 5 साल के अंदर जो भी वादे करे वो एक पूरे नहीं हुए। आज हम मसूरी क्षेत्र के अंदर हैं और मसूरी क्षेत्र एक तरह से देश और दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है और यहाँ एक तरह से गांव से भी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर्यटन के रूप से कुछ काम नहीं हो पाया, पानी नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बहुत मेहनत से काम कर रही है, बूथ पर काम कर रही है और आपको इस चुनाव के रिजल्ट बहुत एक तरह से चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। और वहीं 67 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ किच्छा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में जनसंपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी पर भी जमकर हमला बोला। बता दें कि राजेश शुक्ला को 2 बार बीजेपी से प्रत्याशी बना चुके हैं। रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हमें 8 दिन के अंदर सबके पास पहुंचना है और सबको याद दिलाना है, अपने कामों का याद दिलाना है, जो विकास कार्य हमने किए हैं, जो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो डबल इंजन की सरकार ने जो किच्छा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हैं, एम्स की स्थापना की है, हमारा रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रुपये दिया है, हमारे यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की है जहाँ पढ़ाई हो रही है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है, विश्व का 5वां लंबाई चौड़ाई में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ ही साथ हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, नगर पालिकाएँ दी हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, हाईटेक बस। और अब बात करेंगे जोशीमठ औली की, जहां आज से राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। बता दें कि मुख्य सचिव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में 15 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। तो राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता अब शुरू हो चुकी है जोशीमठ औली में, जहां मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम की अब से कुछ ही देर बाद शुरुआत करेंगे। 15 राज्यों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है, जिसके बाद जो भी प्रतियोगी यहां पर जिस भी तरीके से अपना इनाम राशि पाएगी, वो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसमें 15 राज्यों की टीम ने हिस्सा भी लिया है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।